अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो से हम लोग एक लंबी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट इट विल लॉन्ग अप टू 2 to 3 मंथ्स और इट कैन कंसिस्ट अप टू 50 to 60 वीडियोस। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो बायोकेमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी उसमें जितने भी एक्सप्लेनेशन हमें एक हायर बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वाटर को डिस्कस करने से पहले वी हैव टू इंट्रोड्यूस बेसिकली कि जनाब ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, और इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल मेरे पास है, उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसको हम लोग बिल्कुल स्मूथ कर देंगे आपके लिए कि व्हाट बायोकेमिस्ट्री इज़। उसके बाद हम लोग इसकी जो हायर क्लासेस हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री ऑफ वाटर, देन बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन एंजाइम्स, देन लिपिड्स, और इस तरह से हम लोग इस पूरी बायोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज़। तो जनाब अगर आप इंटरमीडिएट करके आए हैं तो आपने वहाँ पर एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आप ऐसा समझ लें कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये इसका एक अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल सपोज करने को कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ रोड, सड़क, रोड, और इस रोड के ऊपर एक गाड़ी है, अ कार। आई होप सो कि मैं अच्छा सा ड्रॉ कर सकूँ, अच्छा सा ना भी हुआ आपको एज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बस, बस टाइप का कुछ दिख रहा है और देयर इट इज़, राइट। तो सपोज कीजिए कि ये एक बस है और एक रोड पर किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रही है, हम लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जनाब इस बस में से मुझे कोई ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताएं जो अगर मैं एक एक करके इस बस से निकालूं तो इस बस का चलना जो है वो बंद हो जाए, मतलब कि ये बस अपनी जगह पर रुक जाए। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, अगर मैं इस बस में से इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर जो कि मोस्टली आयरन का बना हुआ है, Fe, अगर वो मैं निकाल दूं तो क्या ये बस चल सकती है? नहीं ना। तो स्ट्रक्चर निकालने से ये बस जो है ये रुक जाएगी। सो दिस इज वन। नंबर 2, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं, फ्यूल। फ्यूल के निकालने से भी, फ्यूल मीन्स पेट्रोल, जो कि मोस्टली गाड़ियों में फॉर एग्जाम्पल डीजल भी यूज होता है, बस में अक्सर तौर पे डीजल यूज होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फ्यूल के तौर पे हम लोग इसको पेट्रोल मतलब मान लेते हैं। बिकॉज आपको पता है कि ये जो बस है ये चल रही है, इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। अगर एनर्जी आपको चाहिए तो एनर्जी इस बस में किस फॉर्म में, एग्जैक्टली केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, वो क्या है, वो पेट्रोल। यानी कि अगर मैं पेट्रोल यानी फ्यूल निकाल दूं तब भी इस कार का, इस गाड़ी का चलना जो है वो बंद हो जाएगा। अनदर थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस गाड़ी में से इसकी लुब्रिकेशन निकाल दूं, लुब्रिकेशन, अब ये इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए शायद मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इस कार में, इस गाड़ी में होता है इंजन, इंजन, राइट। उस इंजन में होता है उस इंजन का ऑयल, जिसको आप लोग इंजन ऑयल कहते हैं। असल में इंजन ऑयल एक लुब्रिकेशन का मतलब एक स्मूथनेस का काम करता है, जो कि इस इंजन के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं और उसकी वॉल के दरमियान एक लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अगर मैं इस गाड़ी के इंजन में से इसकी लुब्रिकेशन निकाल दूं तो क्या इसका इंजन चल पाएगा? नहीं। और अगर इंजन नहीं चल पाएगा तो ये गाड़ी भी जो है आगे मूव नहीं कर पाएगी, यानी लुब्रिकेशन के निकालने पर भी ये गाड़ी जो है बंद हो जाती है। एंड नंबर लास्ट थिंग इज दैट, फॉर फोर्थ हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हम इस कार में से इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल, अगर हम लोग इसको कंट्रोल निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास होता है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर जिसको हम लोग लोकली हम लोग रेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक पैडल, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कंट्रोल भी निकाल दूं तो क्या ये कार चल सकती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस दूं ही ना तो क्या ये कार आगे मूव करेगी? नहीं ना। एग्जैक्टली इन 4 चीज़ों के निकालने के ऊपर ये कार जो है ये हम लोगों ने देखा कि ये बंद हो गई है। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दी? बिकॉज ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर आप देखें तो ये जो आपके पास जितने भी मैंने 4 चीज़ों के नाम लिए हैं, ये अगर इस कार को हम लोग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज करें तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये इसकी बायोमोलिक्यूल्स है, मतलब कि इस 4 चीज़ों के निकलने के ऊपर ये जो कार है, ये गाड़ी है, ये बंद हो जाएगी।
अब इसी तरह से एट द सेम टाइम अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर इस कार की जगह पे मैं आपको कहूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया, कि उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइड में उसका सेल मेम्ब्रेन होती है, और उस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इसका साइटोप्लाज्म होता है। मैं लेबल नहीं कर रहा, आई होप सो कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि सेल होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जिस तरह से आपने इस गाड़ी में से ये 4 चीज़ें निकाली और ये गाड़ी जो है ये बंद हो गई, तो इस सेल में से मैं कौन सी ऐसी 4 चीज़ें निकाल सकता हूँ कि उसके निकालने के ऊपर वो सेल जो है वो एग्जिस्ट ना कर पाए, या फिर उसका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इससे लिंक्ड हम लोग लेते हैं, इस गाड़ी में से हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला था जो कि मोस्टली आयरन का बना होता है। अगर मैं इस सेल का स्ट्रक्चर निकाल दूं जो कि मोस्टली किसका बना होता है, एग्जैक्टली प्रोटीन का। आर यू गेटिंग दैट? एग्जैक्टली। शायद ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। इस तरह से अगर मैं प्रोटीन निकालूं, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो साख्त होती है, मतलब उसका जो साइटोस्केलेटन, उसके वर्किंग फंक्शंस, उसके एंजाइम्स, तमाम के तमाम प्रोटीन्स होते हैं, राइट। अगर मैं प्रोटीन निकाल दूं तो इसका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने फ्यूल निकाला था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्टली फ्यूल क्या होते हैं, मोस्टली तौर पर एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग यहाँ पर शुगर्स कह रहे हैं, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि अगर एनर्जी ही नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि ये फ्यूल है, शुगर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूल होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और अगर एनर्जी नहीं है तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर अगर मैं जहाँ से यहाँ पर मैंने ऑयल निकाला था, लुब्रिकेशन निकाली थी, अगर यहाँ पर भी मैं उससे मिलती जुलती कोई चीज़ यानी लिपिड निकाल दूँ, लिपिड, जो कि मोस्टली यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि एक हाइड्रोफोबिक सा मॉलिक्यूल होता है इस तरह का, ठीक है, अगर आपको पता हो थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ से इसका फॉस्फोलिपिड निकाल दूँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहती तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से मैंने इस गाड़ी में से इसका कंट्रोल निकाला, अगर मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से उसका कंट्रोल निकाल दूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक खास किस्म का मॉलिक्यूल होता है, एग्जैक्टली DNA, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। अगर मैं वो निकाल दूं तो भी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हैं, इसको हम लोग एक मेजर नाम देते हैं और वो होता है बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि ये तमाम के तमाम जो प्रोटीन, शुगर्स, लिपिड, DNA मैंने डिस्कस किए हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोमोलिक्यूल्स हैं। मतलब कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपकी जो लाइफ है, बायो मीन्स लाइफ, एग्जैक्टली, लाइफ जो है ये इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। मतलब विदाउट दिस मॉलिक्यूल्स योर लाइफ और एनी ऑर्गेनिजम्स लाइफ इज मतलब कि खतरे में। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर आपकी लाइफ बेस करे, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग कहते हैं कि जनाब ये आपके बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि आपने केमिस्ट्री की प्रोस्पेक्ट से, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास हर सब्जेक्ट का एक नज़रिया होगा। अगर आप केमिस्ट्री के नज़रिए से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स, शुगर्स, लिपिड, DNA, तो उस होल स्टडी को, उस पूरी स्टडी को आप लोग कहते हैं कि जनाब वो है आपकी बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री। और इन शॉर्ट ये कि द स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, स्टेट्स एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स व्हिच कम्स अंडर केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के अंदर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो वो आपकी बायोकेमिस्ट्री होगी। इन शॉर्ट मैंने जिसने बताया कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। इस तरह की मतलब आज के ज़माने में इसकी बहुत सारे वर्जन्स हैं। बायोकेमिस्ट्री 1 भी कहते हैं हम लोग उसको, बायोकेमिस्ट्री 2 भी होता है। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री 1 में हम लोग इन तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग DNA को स्टडी नहीं करते, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसको हम लोग स्टडी नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि एक कोर ब्रांच है उसको आप लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि इंशाल्लाह हमारा इसके बाद वाला टॉपिक होगा। अप टू 1 to 2 मंथ्स हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। या इन शॉर्ट आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड के जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब कि आपके पास रेप्लिकेशन हो गया, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, कि किस तरह से ये एक जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, वो एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपके पास लिपिड्स की स्टडी है, शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कॉन्जुगेट्स हैं, वाटर है, ठीक है। वाटर को मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया बिकॉज एक जनरल, मतलब कि वो लाजमी नहीं कि खाली बायोमोलिक्यूल, मतलब कि वो जो वाटर है वो नॉन लिविंग्स में भी पाया जाता है। सो दैट्स मैंने यहाँ पर जो वाटर है H2O उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। उसको हम लोग आज मतलब जो ये वाली सीरीज़ है, आज भी हम लोग उस वीडियो को मतलब कि वाटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, मतलब जितने भी वीडियोस होंगे उसमें लोग वाटर को ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको बायोकेमिस्ट्री के एक फंडामेंटल समझ आ गई होगी कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। और अब हम लोग मूव करने वाले हैं 1 by 1 एंड नाउ एज आई सेड दैट कि अब हम लोग इस वीडियो में इस
H2O को देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अप टू 9 to 10 वीडियोस फर्दर हम लोग इस वाटर को ही स्टडी करेंगे। सो अब आइए बात करते हैं वाटर के बारे में। सो बायोकेमिस्ट्री की अच्छी सी फंडामेंटल बनाने के बाद अब आइए बात करते हैं वाटर के बारे में। बेसिकली जिस तरह से मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आपको वाटर के बारे में जो बेसिक नो हाउ है कि वाटर बेसिकली होता क्या है, मतलब कि इतनी एडवांस नहीं लेकिन बिल्कुल नॉर्मली कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस मतलब पूरी सीरीज़ में डिटेल में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है तो आप लोग इसकी बाद वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपको शायद मतलब इतना ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो बेसिकली वाटर, आपको पता है कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस इस अर्थ के ऊपर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास वाटर है। वाटर इज वन ऑफ द मेन रीजन बिकॉज कि हमारे पास इस प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है। वाई? बिकॉज देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ ऑफ वाटर जो कि लाइफ को ऑन दिस प्लेनेट एग्जिस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो वाटर एज यू नो कि केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हर बच्चे को आई थिंक पता है इस दुनिया में, वट विच इज H2O, यानी कि मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, एंड 2 हाइड्रोजन। इट्स लुक समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर्स होते हैं। हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, लेकिन हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लुक लाइक। अगर हम लोग इसकी स्टेट के ऊपर बात करें कि इसकी एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि एट एवरेज रूम टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर ऑन अर्थ विच इज अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह से होती है, तो आपको पता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली अच्छा, अब इसकी जो स्टेट्स हैं ये और भी बहुत किस्म की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर इस जो वाटर है इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाए, ठीक है, मतलब कि माइनस में जाए, तो उसके बाद ये जो वाटर होता है ये लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, जिसको आप लोग नॉर्मली आइस कहते हैं, राइट। और आपको पता है कि अगर इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव जाए, ठीक है, तो ये जो वाटर है ये गैस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिसको आप लोग वाटर वेपर्स के नाम से, यानी वेपराइजेशन जिसको आप लोग कहते हैं, वेपर्स के नाम से आप लोग जानते हैं। सो बेसिकली ये आपके पास थोड़े से कुछ कैरेक्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। इसके बाद इसका एक और कैरेक्टर ये है कि दिस वाटर इज एन एब्सोल्यूट सॉल्वेंट, दिस इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको हम लोग अक्सर कहते हैं ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Now what do you mean by solvent? आपको पता है कि solvent is any substance which have the ability to dissolve something. डिजोल्व, मतलब कि इस वाटर का कैरेक्टर ये है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व, अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग को शायद आपको ये पता हो, लेकिन वाटर बेसिकली, ये जो वाटर है इट इज़ अ पोलर कंपाउंड, मतलब कि इट्स नॉट नॉन पोलर, बिकॉज आपको पता है कि नेचर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है, इन शॉर्ट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज, ओवरऑल जिसका चार्ज कोई नहीं होता, ठीक है, और एक होता है पोलर विच मीन्स चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज सब्सटेंस, ठीक है। तो जो वाटर है इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, यानी इट्स अ पोलर, मतलब कि ये हर पोलर चीज को, अच्छा आपको ये भी पता है कि इस यूनिवर्स के ऊपर जो पोलर है वो पोलर की तरफ अट्रैक्टेड है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर की तरफ अट्रैक्टेड है। जो पोलर आपको पता है वो 2 किस्म का हो सकता है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, आइदर इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करते हैं। तो हर पोलर सब्सटेंस यानी अच्छा एक और बात, लाजमी नहीं है कि जो वाटर है सिर्फ और सिर्फ पोलर को ही अपने अंदर डिसॉल्व करे मोस्ट ऑफ द टाइम। यस ऑफ कोर्स ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है, लेकिन समटाइम्स हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो वाटर है ये कुछ नॉन पोलर सब्सटेंस को भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक फैक्ट ये है कि इस नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ कोई एक चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी एक चार्ज सब्सटेंस जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक होना चाहिए। इसको हम लोग बाद में जाके देखते हैं, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी डिसॉल्वेशन प्रॉपर्टी है। अच्छा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कि इट हैड द एबिलिटी टू डिसॉल्व एवरीथिंग इन इटसेल्फ। हम लोग देखते हैं कि जितने भी नेचर में सब्सटेंस है, खासतौर पर जो लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल हैं। अच्छा, वाई इज दैट, मतलब कि वाटर किस तरह से एक हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, हल करने की सलाहियत रखता है। दिस कैरेक्टर बिगिंस फ्रॉम अ वेरी वेरी यूनिक कैरेक्टर विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मतलब अगर ये चीज़ ना होती तो शायद वाटर की वो प्रॉपर्टीज हम लोग ना देख पाते इस अर्थ के ऊपर जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो वाटर है ये हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर की ये है कि इसके जो थर्मल एबिलिटीज़ हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत एब्सोल्यूट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर, मतलब कि थर्मल प्रॉपर्टीज़
आर वेरी क्रूशल। वाई? अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर एक और चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि एक सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है टू इंक्रीज अप टू 1 डिग्री, ठीक है, और वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए? अप टू 1 ग्राम। मतलब कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 ग्राम के सब्सटेंस को कितनी एनर्जी चाहिए? इट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत सुइटेबल है। इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ आई थिंक 450 किलो जूल्स पर मोल। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा एक्जैक्टली। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को, मतलब कि वाटर के 1 ग्राम के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको अबाउट इतनी एनर्जी, मतलब कि इस ऑर्डर, मतलब कि इस दरमियान की एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है। वाई इज दैट? बिकॉज आपको पता है कि इस जो लाइफ है खास तौर पे, उसको एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, एक खास दर्जा हरारत। बिकॉज अगर ये चीज होगी, मतलब अगर एक खास तरह का दर्जा हरारत मेंटेन रहेगा, विच इज मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपको 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि एट एन एवरेज, वैसे तो बहुत एक्सट्रीम्स भी होते हैं, ठीक है, 17 से लेकर आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान तक का टेम्परेचर आपको इस अर्थ के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर लाइफ चाहिए। तो इस अर्थ के ऊपर इतने टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस वाटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसके साथ साथ हम लोग वाटर के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, तो आपको पता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि द पॉइंट एट विच अ सब्सटेंस, मतलब कि अ सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट, ये है अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो जो वाटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से? वाटर इन सॉलिड फॉर्म, जिसको आप लोग आइस कहते हैं, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर इन लिक्विड फॉर्म, राइट? अच्छा, इस कन्वर्जन को, मतलब कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, जो कन्वर्जन का जो एक एंथैल्पी है, बिकॉज ये एक रिएक्शन है, हालांकि ये है इट्स अ फिजिकल चेंज, बट इस कन्वर्जन के लिए आपको खास किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट इज अप टू 5.9 किलो जूल पर मोल। मतलब कि व्हेन एवर अ वाटर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो इट नीड्स दैट मच एनर्जी। अगर हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, राइट, बॉइलिंग पॉइंट को, अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन ये होती है बॉइलिंग पॉइंट की कि द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एक एडवांस स्टडी है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को यूँ समझते हैं कि द पॉइंट एट विच H2O मीन्स दैट कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म को अगर आप लोग वाटर इन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिसको आप लोग वेपराइजेशन कहते हैं, तो उसके लिए जो आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 44 किलो जूल्स पर मोल। इसको जो इंथैल्पी चेंज है, मतलब कि जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक और बात, एनर्जी और टेम्परेचर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक बात याद रखिएगा, एनर्जी एंड टेम्परेचर आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि नेचर इन दोनों की सेम है, इट्स अ थर्मल एनर्जी, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लोग कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज लिंक्ड विद द टेम्परेचर एंड सम हाउ इट्स लिंक्ड विद द एनर्जी, बिकॉज ये एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास टेम्परेचर और इंथैल्पी चेंजेस हैं जब भी एक वाटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। द अनदर प्रॉपर्टी विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक खास इंपॉर्टेंस रखती है, वो है वाटर का एम्फोटेरिक होना। एम्फोटेरिक, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फेराडे, इस जो अर्थ है, मतलब कि इस नेचर में, मतलब नेचर में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सच सॉल्यूशंस व्हिच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट, टू एक्चुअली कैरी आउट और एक्चुअली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से शो करता हूँ, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये 3 किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। आया तो ये एसिड होते हैं, एग्जैक्टली, आया तो ये बेस होते हैं, और या फिर ये सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के सोल्यूशन भी आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकते हैं। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, मतलब कि एम्फोटेरिक जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इन दोनों में
एसिड भी, मतलब कि एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। अगर आप लोग यहाँ देखें फॉर एग्जांपल H2O, अगर मैं इसका रिएक्शन एक एसिड से कराता हूँ HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिजोल्व होगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, ये H2O जो है ये एक्सेप्ट कर लेगा इस एसिड से और यहाँ पर ये एज अ बेस बिहेव करेगा। तो जब ये H2O एज अ बेस बिहेव करेगा तो यहाँ पर ये जो है ये एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, और साथ में ये HCl की कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो H2O है उसका रिएक्शन एक बेस के साथ कराऊँ, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज अ बेस इन नेचर, ठीक है। अगर मैं इस बेस के साथ इस वाटर का रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये अपना एक प्रोटॉन इस NH3 को डोनेट कर देगा, इसको ये NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और खुद ये वाटर की कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर एज अ बेस बिहेव कर रहा है और यहाँ पर एज अ एसिड, बिकॉज आपको पता है कि बेस इज अ सब्सटेंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, कंसेप्ट हम लोग बाद में जाके इसको अलग से डिस्कस करेंगे। हर वो चीज़ जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको आप लोग बेस कहते हैं, और हर वो चीज़ जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे, देखें 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, एक इसने डोनेट कर दिया, मतलब कि एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया, तो उसको आप लोग एसिड कहते हैं। प्रोटॉन डोनेटेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टेड बेस, यानी कि सेम मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, सच मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। और ये जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हैं ये बहुत अच्छे बफर्स का काम करते हैं। एग्जैक्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वाटर लिंक का, मतलब कि इसी वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर। उसको हम लोग आगे जाके, मतलब कि इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बफर को भी डिस्कस करेंगे। तो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बफर का काम करते हैं। अब बफर क्या होता है, आपको पता है कि सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट, विच हैव द एबिलिटी टू, आपको आई थिंक ये नजर आ रहा होगा, रेजिस्ट चेंज इन पीएच को कंट्रोल करते हैं, जो इस सब्सटेंस को आप लोग बफर्स कहते हैं। मतलब कि जो वाटर है वो आपका एज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी बिहेव कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक और कंसेप्ट है जो कि मोस्टली बुक्स में डिस्कस नहीं किया जाता, वो है थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर। थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर, थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर? थर्मल से तो आपको ये बहुत अच्छा तरह से पता लग गया होगा, इट इज समथिंग लिंक्ड विद टेम्परेचर। मतलब कि थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा KMT मतलब कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखते हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो टेम्परेचर है T, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जो आपके पास थर्मल एनर्जी होती है, इट मीन्स दैट कि उस सब्सटेंस के या उस कंपाउंड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी मीन्स दैट समहाउ। हाँ, इट इज आल्सो कंसिडर्ड विद द डेल जी, जिसको आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है इस थर्मल एनर्जी का, वो बेस करता है अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? मैं इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर है, इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि ये जो थर्मल एनर्जी है, इसका जो ऑर्डर है, मतलब कि इसकी जो अमाउंट है थर्मल एनर्जी, राइट देयर, ठीक है, थर्मल एनर्जी, इसका जो ऑर्डर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी है, डिसोसिएशन मीन्स टूटना, एनर्जी मीन्स एनर्जी, एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो वाटर के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब कि थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर, जो कि वाटर के पास हर वक्त प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर। ऐसी जो बात हो रही है ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो रही है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो आपके पास थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। तभी आप देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, प्यारा सा ग्लास ऑफ वाटर, ठंडा सा, अगर आपसे गलती से वो गिर जाता है जमीन के ऊपर और वो जमीन पे यूं ही पड़ा रहता है, तो अगर आप 1 घंटे बाद आके देखते हैं तो क्या वो पानी वहीं होता है? नहीं, वो पानी एवोपरेट कर गया होता है। तो यहाँ पर जो एवोपरेशन है, अच्छा, कोई भी चीज़ एवोपरेट कब करती है? जब आप उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की डिसोसिएशन करते हैं।
और अगर आप यहाँ देखें तो थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर, यानी थर्मल एनर्जी जो कि वाटर के पास एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है इसी वाटर की इसी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो इक्वल है इसकी थर्मल एनर्जी की। मतलब कि एट रूम टेम्परेचर वाटर की जो एवापोरेशन है, वाटर की जो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एवापोरेशन है, या उसकी जो मेल्टिंग है, फॉर एग्जांपल एट सेम टेम्परेचर अगर आप आइस ला के रख दें तो आपको पता है वो खुद ही मेल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर, उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट, मतलब कि उसकी जो थर्मल एनर्जी वो ऑलमोस्ट इक्वल है उनकी डिसोसिएशन एनर्जी के। सो दैट्स वाई ये जो एवापोरेशन है और ये जो मेल्टिंग है, दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एट रूम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद मतलब कि इटसेल्फ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एवापोरेशन है, ये खुद हो जाती है, आपको कोई अलग से हीट देने की जरूरत नहीं, ये खुद हो जाएगी। सो सच सब्सटेंसेस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, वो क्यों स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर की थर्मल एनर्जी है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा, इसकी थर्मल एनर्जी होती है वो होती है एट द ऑर्डर ऑफ 44 या 40 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी कुछ ऐसी होती है। तो मतलब कि इसकी जो अपनी एनर्जी है वो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करने में इट्स इनफ फॉर दैट। देयर इज अ लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट स्टेबलाइजेस द बायोमोलिक्यूल्स, स्टेबलाइजेस बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कि जो वाटर है बायोमोलिक्यूल्स। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आई नीड सम स्पेस, सो आई एम गोइंग टू इरेज सम ऑफ दैट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि how does this water actually stabilizes your biomolecules, मतलब कि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से ये जो है ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से स्टेबलाइज करता है बिकॉज आपको पता है कि वाटर जो है इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो वाटर है ये जाके बायोमोलिक्यूल्स के दरमियान फिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रोटीन की एक कन्फर्मेशन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स बनाता हूँ। जो प्रोटीन्स होते हैं आपको पता है कि वो हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं ना, हेलिक्स और बीटा शीट्स के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर एक हेलिक्स बना देता हूँ। आपको पता है कि प्रोटीन्स के पास भी OH एंड्स होते हैं, मतलब कि OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो वाटर है ये कुछ जाके उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, और जब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है इस तरह से, और ये जो वाटर है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मतलब कि किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वो जो है किसी दूसरे के साथ बना सकता है। और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इन बिटवीन प्रोटीन, ये मूव कर सकती है किसी दूसरे OH के साथ जो कि किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट होता है। मतलब कि इन शॉर्ट ये कि बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, दिस मॉलिक्यूल यानी दिस वाटर एक्चुअली आल्सो स्टेबलाइजेस कन्फर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर एक और कैरेक्टर मैं यहाँ पर अगर डिस्कस कर दूँ जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इट इज दैट कि वाटर हैड द एबिलिटी टू फॉर्म कोहेसिव्स and adhesive bonds. कोहेसिव बॉन्ड्स एंड एडहेसिव बॉन्ड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जो कोहेसिव हैं उसका मतलब होता है कि जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अनदर H2 मॉलिक्यूल। ये जो 3 लाइंस हैं, दिस 3 लाइंस, इसको मैं अलग से शो करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल दिस 3 लाइंस, दिस एक्चुअली शोइंग दैट देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करता है तो उसको आप लोग कहते हैं कोहेसिव बॉन्डिंग। और अगर जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अलग से, ये दोनों सेम है ना, ये भी वाटर है ये भी वाटर है, लेकिन अगर ये दूसरा मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक अल्कोहल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज अल्कोहल, मतलब ये एक अल्कोहल है और ये एक वाटर है। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये एडहेसिव बॉन्डिंग, बिकॉज दिस 2 मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। को मींस कॉमन, बिकॉज ये दोनों कॉमन है, राइट, और ये दोनों डिफरेंट है। सो मींस दैट कि दिस बॉन्डिंग इज इन बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दिस इन बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो कोहेसिव एंड एडहेसिव बॉन्डिंग है ये आपको खास तौर पे तब देखने को मिलेगी जब वाटर जो है वो आपके पास मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो आपके पास प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सॉइल से वाटर को जो है वो मूव करते हैं अपवर्ड्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल, आई होप सो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आपके पास ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स होते हैं। आपको पता है कि यहाँ से जो H2O है
ये ऊपर की तरफ मूव करता है प्लांट्स में। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास एक प्लांट है जिसको हम लोग कहते हैं रेडवुड ट्री, रेडवुड, ठीक है, उसकी जो एवरेज हाइट होती है इट इज अप टू 80 मीटर्स मैन। तो इतना लंबा अगर पानी को जाना है तो पानी को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए ताकि वो अब तक ऊपर तक मूव कर सके। तो वो जो फोर्स है इट इज दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेसिव बॉन्ड, बिकॉज आपको पता है कि वाटर नहीं मूव करना है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। आई होप सो कि आपको नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सॉइल में हैं, बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे ऊपर जाएंगे तो आपस में कोहेसिव बॉन्ड्स बनेंगे। और ये जो एट द सेम टाइम ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये इस जो प्लांट्स के अंदर जो एक्साइलम्स होते हैं, जो वॉल्स होती हैं, उनके दरमियान में जो एडहेसिव, जो अनकॉमन मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। मतलब कि दिस कोहेसिव बॉन्ड्स एंड एडहेसिव बॉन्ड्स इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। आई होप सो कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपको मैंने एक बेस बनाने की कोशिश की, एक फंडामेंटल बनाने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।